नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था और ये कहा था कि देखते हैं कितने लोग आंसर करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये सीरीज़ जो है आगे बढ़ाई जाएगी। तो बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं है, लेकिन संतोषजनक है कि ठीक ठाक मुझे लगता है कि 8 लोगों ने लगभग आंसर किए होंगे। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी आज से चेंज कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी प्रश्न पूछता हूँ उसका नेक्स्ट लेक्चर में आंसर दे दिया करूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने कल जो प्रश्न पूछे थे उसका आंसर मैं दे दे रहा हूँ कि अरेंज करना था, करेक्ट क्रोनोलॉजी लगानी थी। उसमें मैंने कहा था कि अगर आप ईयर भी बता दोगे तो भी क्वेश्चन जो है एक बारी ये माना जाएगा कि करेक्ट है। तो लाहौर मुकदमा जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो 1930, अगर एग्जामिनेशन में दिया जा रहेगा ये प्रश्न तो 1930 वाले को मानेंगे। फिर है काकोरी कांड, काकोरी मुकदमा 1925, मेरठ का षड्यंत्र या मेरठ मुकदमा 1929 और कानपुर बोल्शेविक के नाम से मुकदमा 1924। तो इस प्रकार ईयर आपको पता चल जाएगा, आप लोग इसको क्रोनोलॉजी में लगा देंगे। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में स्थापित होती है। चिटगांव शस्त्रागार केस हुआ था 1930 में। 1914 में हुआ था इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी जो बनी थी आपकी बर्लिन में, वो 1914 में बनी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिएगा अलग से। और फिर केंद्रीय असेंबली में बम कांड होता है 1929 में, ठीक है। फिर काकोरी षड्यंत्र केस में मैंने पूछा था कि किस व्यक्ति को कहाँ फांसी दी गई, यानी कि किस क्रांतिकारी को कहाँ फांसी दी गई। तो जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई, अशफाक उल्ला खां को फैज़ाबाद में, राजेंद्र लहड़ी को गोंडा और रोशन को इलाहाबाद में फांसी दी गई थी। चलिए, महिला क्रांतिकारी का नाम मैंने पूछा था कि जिसने दीक्षांत समारोह में जब डिग्री वो ग्रहण कर रही थी तो कुलाधिपति जो थे उन पर गोली चला दी थी, तो उनका नाम है बीना दास, ठीक है। अगला है ढाका अनुशीलन समिति के बारे में किसने नेतृत्व किया। तो ढाका अनुशीलन समिति का नेतृत्व करते हैं पुलिन बिहारी दास। तो ये जो प्रश्न थे 5 प्रश्न, उसका उत्तर मैंने दे दिया है। जिन लोगों ने उत्तर किए हैं एक बारी जाके कमेंट बॉक्स चेक कर ले कि उनका आंसर करेक्ट है या नहीं। फिर मैंने क्या क्या पढ़ाया था एक बारी रिकैपिचुलेट कर लेता हूँ और आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा था कि कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां जो भारत के बाहर चल रही हैं, जिसमें इंडियन होम रूल सोसाइटी जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा स्थापित की गई है, और उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाला है द इंडियन सोशलॉजिस्ट। उसके साथ साथ में इंडिया हाउस की स्थापना भी ये करते हैं। ब्रिटेन में भारतीय क्रांतिकारियों का एक तरह से जो कार्यक्रम चल रहा है वो आपका इन्हीं के आसपास में चल रहा है, ठीक है। फिर मैंने गदर पार्टी के विषय में बताया था कि 1913 में 21 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। भारत को स्वतंत्र कराना इसका उद्देश्य था और अमेरिका और कनाडा में रहने वाले जितने भी रिफ्यूजी हैं, या रिफ्यूजी नहीं कहेंगे, इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, जो कि प्रवासी हैं, जो भारत के बाहर रह रहे हैं, उन लोगों ने इसकी स्थापना मिलकर के की थी। हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। मैंने इसमें बहुत सारे लोगों का नाम बताया था, जिसमें से कि लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना, ठीक है। फिर मैंने महेंद्र प्रताप का नाम बताया था, फिर बरकतुल्ला का नाम बताया था, भाई परमानंद का नाम बताया था, और भी कुछ लोग थे जिनका नाम मैंने इसमें बताया था। मैंने कहा था कि नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछा जा चुका है। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट की स्थापना भी की थी। फिर बात आती है कि राजा महेंद्र प्रताप ने क्या किया था। तो काबुल में भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसमें खुद को ये राष्ट्रपति घोषित करते हैं राजा महेंद्र प्रताप, और जो उनके साथी हैं बरकतुल्ला, उनको प्रधानमंत्री का पद दिया जाता है। फिर भीकाजी कामा के बारे में मैंने कुछ बातें बताई थी कि भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी या क्रांति की माँ जो है वो भीकाजी कामा है। ये जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा फहराती हैं, जिसको वी डी सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा मिलकर के बनाए होते हैं, ठीक है। और यूरोप और अमेरिका में जो है क्रांति का संचालन भी करती हैं। फिर कामागाटा मारू प्रकरण एक है कि कामागाटा मारू एक शिप है जो कि गुरुदत्त सिंह ने किराए पर लिया था, और इसमें हांगकांग से बैठ करके कनाडा 376 यात्री टोटल जा रहे थे, जिनको कनाडाई सरकार ने जब वो पहुंचते हैं वैंकूवर के तट पर तो उतरने नहीं दिया था, और वो वापस आते हैं बजबज बंदरगाह कलकत्ता में। उनकी मुठभेड़ होती है जो अंग्रेज रहते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि काफ़ी क्रुद्ध हो गए थे कि जहाँ मैं जा रहा था, जहाँ हम सब जा रहे थे, वहाँ हम लोग को उतरने नहीं दिया गया कनाडा में, और हम लोग जब वापस आते हैं, ठीक है, तो ना उतना राशन बचा है ना पानी, बहुत सारी दिक्कतें झेलते हुए कई दिन की यात्रा करके यहाँ पर आते हैं। तो उस मुठभेड़ में 18 लोगों की मृत्यु होती है, 202 लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो एक कमेटी बैठती है, इसका नाम है तटीय शोर कमेटी। उसमें कौन कौन था इसके बारे में पूछा जाता है। तो सोहन लाल पाठक हैं, हुसैन रहीम है और बलवंत सिंह है, ठीक है, 3 लोग हैं। फिर रासबिहारी बोस एक व्यक्ति हैं जो कि अप्रवासी जापान में रहते हैं और बैंकॉक सम्मेलन करते हैं, जिसमें एससी बोस को बुलाते हैं 14 से 23 जून 1942 के दौरान। सबसे इंपॉर्टेंट इनका काम जो है वो ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करते हैं। 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन का अध्यक्षता किया था, उनका नाम था रासबिहारी घोष। तो घोष और बोस को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल होता है 20 जुलाई को, इस बात की अनाउंसमेंट होती है, सरकार कहती है कि हम लोग जो है
बंगाल का पार्टीशन कर रहे हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन या वहाँ पर प्रशासन करना थोड़ा सा टफ हो जा रहा है। और उसके 17 दिन बाद 7 अगस्त को ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, पूरी तरह से लागू हो जाती हैं। तो उस दिन स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन क्या होता है, स्टार्ट होता है। ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव दिया जाता है। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। दो फाड़ हो जाता है बंगाल का, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल, जिसमें पूर्वी बंगाल में असम और राजशाही, चटगांव और ढाका के कुछ क्षेत्र होते हैं, जिसमें ढाका को जो है एक तरह से कैपिटल या सेंटर ऑफ द ईस्ट बंगाल माना जाता है, और वहीं पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा और बिहार होते हैं। इस तरह से 2 भाग कर दिया जाता है। बंगाल विभाजन प्रस्ताव का विरोध होता है। संजीवनी बंगाली पत्रिका थी, जो कि कृष्ण कुमार मित्र जिसके संपादक थे, इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम लोग स्वदेशी आंदोलन करेंगे, यानी कि जो भी ब्रिटिश माल है उसका बहिष्कार करेंगे। और ये 13 जुलाई सन 1905 में ही कह दिया था। ठीक है, वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम लोग राखी दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मना सकते हैं, जिस दिन बंगाल विभाजन जो है प्रभावी होता है। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग कर रहे थे। जैसे बीजी तिलक कर रहे थे पुणे बम्बई में। इनका ये था कि पुणे और बम्बई के साथ साथ पूरे भारत में हम लोग एक जो है क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे ये जो स्वदेशी आंदोलन की मेन थीम है उसको, यानी कि जो उसका क्रक्स है एक तरह से, अभी वर्ड नहीं याद आ रहा है। ठीक है, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय क्या कर रहे हैं, पंजाब और यूपी की स्थिति संभाल रहे हैं। वो लोग पंजाब और यूपी में इन चीज़ों को फैला रहे हैं। ठीक है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन को लेकर के। सैयद हैदर रजा न्यू दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई मद्रास प्रेसिडेंसी को देख रहे हैं। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और पूछता है दोस्तों कि क्या फीमेल पार्टिसिपेशन हुआ था स्वदेशी मूवमेंट में, क्या महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली थी? तो हाँ, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, लेकिन किसानों ने नहीं लिया था। ये भी प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछा था। न्यू स्पिरिट इन इंडिया नामक एक बुक व्यक्ति ने लिखी है। किसने लिखी है? तो H.W. नेविंसन ने लिखी है, जो कि ब्रिटिश जर्नलिस्ट है। इनके ऊपर भी प्रश्न पूछा हुआ है। वंदे मातरम शीर्षक गीत कब बना? तो इसी समय बना। बाकी लोगों ने काफ़ी आंसर किया है। और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो 5 मिनट 6 मिनट के अंदर हमने एक क्विक रिवीजन कर लिया है। तो आज हम लोग ऐसे ऐसे प्रश्न लेंगे जो कि दांत खट्टे कर देंगे। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। वैसे तो मुझे आशा कम है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना दम है आप लोगों में। ठीक है, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वहाँ का कौन था, ये नाम आपको बताना है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? कि बंगाल का विभाजन हुआ तो विरोध में एक आंदोलन हुआ। ठीक है, उसका नेतृत्व कौन व्यक्ति कर रहा था? ये भी PYQ है, प्रीवियसली पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको बताना है कि कौन कर रहा था। देखिए, जितने भी प्रश्न पूछता हूँ वो PYQ होते हैं, तो अगर आप उसको स्किप कर रहे हो तो ये जान जाओ कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चन स्किप कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि आपको आता है, लेकिन अगर आता है तो लिख के दिखाओ कि आता है। ठीक है, चलो। मैंने एक दिन और बताया था कि अगर 100 में से 2 बच्चे आंसर कर रहे हैं, इसका मतलब कि 2 ही सीरियस हैं। ठीक है, बाकी लोग तो बस एक बात कर रहे हैं कि चलो ठीक है, तैयारी भी कर लेते हैं, PCS भी भर देते हैं, वो वाला हाल चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दौर है, कुछ समय बाद चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। जैसे एज बढ़ती है, मान लीजिए आप 23 साल के होंगे, 29 तक पहुँचते पहुँचते चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कमाने के लिए कुछ करना है या फिर PCS की तैयारी करनी है। ठीक है, उसके बाद सीरियसनेस दिखने लगती है। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वो कौन था? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जो लड़ता है उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस भारतीय का नाम बताना है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न मैंने पूछा है कि हु वाज द प्रेसिडेंट इन सूरत सेशन? सूरत सेशन में प्रेसिडेंट कौन है? रास बिहारी घोष है या रास बिहारी बोस है? ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है मार्ले मिंटो सुधार, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मार्ले मिंटो सुधार। पहला टॉपिक है ये। 1909 में होता है मार्ले मिंटो सुधार। उसमें एक प्रश्न यहीं से पूछता है कि मार्ले कौन है और मिंटो कौन है। मतलब पूछता है कि उस समय तत्कालीन समय में वायसराय कौन था, तो वो है मिंटो। ठीक है, और मार्ले कौन है? राज्य सचिव होते हैं। ठीक है, मतलब स्टेट सेक्रेटरी की बात करेगा तो मार्ले टिक करके आएंगे हम लोग। होता क्या क्या है मार्ले मिंटो सुधार में? तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी जो है वही चीज़ केवल मैं बता रहा हूँ कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाता है, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये होता है कि जब भी चुनाव होंगे तो मुस्लिमों को चुनने के लिए केवल मुस्लिम ही वोट देंगे। इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। हालांकि ये डिमांड जो थी 1907 के टाइम से ही कर रहे थे मुस्लिम। 1909 में इन लोग का मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा इसको सुन लिया जाता है। तो गांधी जी इसके विषय में कहते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, दैट मार्ले मिंटो सुधार डिवास्टेट अस। ठीक है, इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं। फिर आता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। है कौन? अंबिका चरण मजूमदार इसमें अध्यक्षता कर रहे हैं। तो पहले अध्यक्ष के बारे में जान लेते हैं, अध्यक्षता कौन कर रहा है?
कांग्रेस की, तो कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, हो कहाँ रहा है, तो लखनऊ में हो रहा है कांग्रेस का अधिवेशन। कब हो रहा है, 1916 में हो रहा है। देखिए, अब इससे पहले एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि 1916 में क्या होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके साथ में जो इंडियन मुस्लिम लीग जो है, ये दोनों लोग लखनऊ में अपने अपने अधिवेशन करते हैं। मतलब क्या है कि मुस्लिम लीग भी अपना अधिवेशन कर रहा है और जो कांग्रेस है वो भी अपना अधिवेशन कर रहा है। इन दोनों के अधिवेशन में क्या बात निकल करके आती है, तो ये लोग कहते हैं कि संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित करें दोनों लोग, और राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के सहयोग करने के संबंध में समझौता कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो संवैधानिक सुधार की जब बात होगी तो संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित करते हैं और कहते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में हम दोनों लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है, और यही कहलाता है लखनऊ समझौता या लखनऊ प्रस्ताव। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है कि कांग्रेस लीग समझौते में जो समझौता हुआ वो किसके कारण हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, तो बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से या उनके कारण ही ये जो समझौता है लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट, वो हो पाया है। तो इसमें नाम भी पूछता है कि कौन लोग इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे कि दोनों का समझौता हो जाए, तो मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जो है इसमें एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट कर रहे थे कि हम लोग इन दोनों को जो है मिला दें। 1916 से लेकर के 22 तक जो है ये लीग और कांग्रेस एकमत रहता है, लेकिन जैसे ही असहयोग आंदोलन की समाप्ति होती है, ठीक है, 1922 में 4 फरवरी को चौरी चौरा की घटना के बाद तुरंत ही मुस्लिम लीग अपना फिर से रास्ता पकड़ लेती है जैसे वो पहले 1916 के रहती है। यानी कि वो मुस्लिमों का मसीहा बनने की कोशिश करने लगते हैं, यानी कि मुस्लिमों के अधिकार के बारे में अलग से बात करने लगते हैं। हालांकि जब ये लोग एकमत थे तब पर भी मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए अलग एक तरह का क्या कह सकते हैं कि बफर क्रिएट करने में लगी हुई थी। ठीक है, चलिए फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है हम लोग का। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी अमेरिका में, जिसको कौन किया था, मैडम ब्लाडेवस्की ने किया था और कर्नल अल्काट नामक 2 व्यक्तियों ने इसको स्थापित किया था 1875 अमेरिका में। फिर वहीं से जन्मी हुई एक संस्था है होम रूल लीग। एनी बेसेंट जो थी तो वो जो हमने थियोसॉफिकल सोसाइटी पढ़ा, एनी बेसेंट महोदया जो है वो भी थियोसॉफिकल से रिलेटेड है। ठीक है, फिर होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। होम रूल का मतलब क्या है कि सेल्फ रूल, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में रहेंगे लेकिन अपना शासन रखेंगे, यानी कि डोमिनियन स्टेटस की बात यहाँ पर की जा रही है। तो 2 तरह का होम रूल लीग बना हुआ है, दोनों लीग सेपरेट ही रहे, कभी जुड़े नहीं आपस में। तो एक लीग जो है वो अप्रैल 1916 में बनी है। पहले याद रखिएगा, थियोसॉफिकल से जुड़ी हुई महिला कौन है, एनी बेसेंट है। ठीक है, स्थापना कौन किया है, तो कर्नल अल्काट करते हैं और मैडम ब्लाडेवस्की 1875 में अमेरिका में करते हैं। अब ये जो एनी बेसेंट है वो एक अलग होम रूल लीग चलाती हैं और तिलक महोदय, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक जी अलग होम रूल लीग चलाते हैं। देखिए, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए कोई भी लेक्चर मेरा, चाहे फिर वो घटनासार का लेक्चर हो, चाहे 500 क्वेश्चन जो मैंने घटना चक्र के दिए थे ऑब्जेक्टिव वो हो, या फिर अभी हिस्ट्री का लेक्चर ले रहा हूँ, इससे पहले और भी लेक्चर्स ले रखे हैं मैंने, MCA लेकर के आता हूँ। तो इस सब को अच्छे एक्सपीरियंस के लिए कम से कम 1.5x पर अगर आप देखेंगे तो चीज़ें कंटिन्यूएशन में सुनाई देंगी। अगर आप बहुत स्लोली सुनना चाहते हो तो फिर जनरल इस स्पीड पर सुन सकते हो। अप्रैल 1916 में पहले तिलक की होम रूल लीग बनती है, दिमाग में ये रखना है। ठीक है, और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट की लीग बनती है। ठीक है, मराठा और केसरी के माध्यम से तिलक प्रचार करते हैं अपनी होम रूल लीग का। मराठा पेपर निकालते हैं इंग्लिश में और केसरी निकालते हैं मराठी लैंग्वेज में। वहीं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के नाम से एनी बेसेंट 2 न्यूज़पेपर निकालती हैं और उसके माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार करती हैं। अब दोनों लोग अपनी अपनी होम रूल लीग के लिए कोई अध्यक्ष और सचिव का निर्धारण करते हैं। जैसे जो तिलक वाली होम रूल लीग है उसमें जो अध्यक्ष हैं वो है जोसेफ बैप्टिस्टा। क्या है, जोसेफ बैप्टिस्टा तिलक वाली होम रूल लीग के अध्यक्ष हैं। वहीं उनके सचिव हैं NC केलकर। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे कि NC केलकर और जोसेफ बैप्टिस्टा क्रमशः सचिव और अध्यक्ष थे। वहीं अगर एनी बेसेंट के लीग की बात की जाए तो उनके जो सचिव हैं उनका नाम है जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है, तो ये भी नाम याद रखेंगे। इनके जो सचिव हैं एनी बेसेंट के होम रूल लीग के वो है जॉर्ज अरुंडेल।
फिर दोनों के क्षेत्र भी जो है वो अलग अलग हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार, ये तिलक अपने क्षेत्रों में लेते हैं कि इस क्षेत्र में होम रूल का प्रसार प्रसार कौन कर रहा है, प्रचार प्रसार तिलक कर रहे हैं। और देश के जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पर एनी बेसेंट महोदया प्रचार प्रसार कर रही हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि एनी बेसेंट तिलक से लगभग 20-25 साल जो है बड़ी थी, ठीक है, सॉरी दोस्तों, 15-20 साल नहीं, 10 साल बड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्षेत्र भी देख चुके हैं। तो होम रूल के बारे में फिर से एक बारी मैं रिकैपिचुलेट करता हूँ कि होम रूल मतलब होता है अपना रूल, जिसमें ब्रिटिश शासन के अंदर में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, एक आपका डोमिनियन स्टेट्स लेना चाह रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। अप्रैल में तिलक जी ने स्टार्ट किया, सितंबर में एनी बेसेंट 1916 में स्टार्ट किया। इन दोनों लोगों ने 1916 में ही स्टार्ट किया, ठीक है। मराठा और केसरी कौन निकाल रहा है होम रूल के प्रचार प्रसार के लिए, तो तिलक निकालना है, मराठा निकालना है इंग्लिश में और केसरी निकालना है मराठी लैंग्वेज में। वहीं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया निकाल रही है एनी बेसेंट महोदया। अभी एक बात और बताना चाहता हूँ कि न्यू इंडिया और यंग इंडिया, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, हालांकि कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है। तो यंग कौन था, हमेशा गांधी जी यंग थे, ऐसे जानिए, ठीक है। तो यंग इंडिया निकालते थे गांधी जी। फिर दोनों लोग के सचिव की बात करें तो जो तिलक हैं उनके सचिव हैं एनसी केलकर, वहीं जॉर्ज अरुंडेल सचिव बनते हैं होम रूल लीग ऑफ एनी बेसेंट के। अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा हैं तिलक के, ठीक है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बरार का क्षेत्र लेते हैं तिलक, और शेष भारत के क्षेत्र को एनी बेसेंट महोदया लेती हैं। एक चीज़ और है कि उसमें जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसमें बॉम्बे शामिल नहीं है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब थोड़े नोट्स और शायद मैंने बना रखे थे, वो मैं देखता हूँ कहाँ पर है, ठीक है, नहीं है। तो आज का टॉपिक बस छोटा सा ही है, इसलिए छोटा सा है, मैंने गांधी जी का जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, गांधी से रिलेटेड जो भी आंदोलन है वो मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, क्योंकि गांधी जी को पढ़ने के लिए सेपरेट क्लास में ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि कल गैप ना हो और संडे को भी हम लोग एक क्लास कर लें। चलिए एक बारी टेक्स्ट देख लेते हैं कि अक्टूबर 1906 में, ये तो हमने देख लिया था कि कैसे आपका मुस्लिम लीग बन रही है, ये हमने कंप्लीट देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मार्ले मिंटो सुधार से। देखिए, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय नियुक्त होते हैं। तो लॉर्ड मिंटो हो रहे हैं वायसराय, और उनका जो सचिव बन रहा है उसका नाम है मार्ले, ठीक है। तो जॉन मार्ले जो है, इनको भारत सचिव बनाया जा रहा है, ठीक है। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, या कभी कभी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 या 1909 के नाम से भी आपको दिखाई देगा प्रश्नों में। अब भारतीय परिषद अधिनियम जो हुआ या मार्ले मिंटो सुधार हुआ, उसका सबसे बड़ा दोष क्या था कि इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर दी, ठीक है। मुसलमानों के लिए क्या करता है, पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करता है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि निर्वाचन जो है सामान्य निर्वाचक मंडल द्वारा नहीं हो रहा है, मुसलमानों का केवल मुसलमानों के लिए, ठीक है। ये देखिए, केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जा रहा है किसका चुनाव, तो जो भी मुसलमानों के नेता बनेंगे, ठीक ना, परिषदों में, उनका चुनाव। अब वस्तुतः इसका आशय है कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। प्रश्न यहाँ से भी बना सकता है कि किस भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत या किस नियम के अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत मुसलमानों को भारतीय राष्ट्र से पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकारोक्ति मिली। तो आप कह दोगे कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के थ्रू ऐसा हुआ है। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी थी। सदियों से बनाई गई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया। हमारी राष्ट्रीय एकता जो थी, हिंदू मुस्लिम कभी बैर नहीं था। आप अगर धीरे धीरे पुराना टाइम देखते जाओगे ना, तो भले से इंग्लिश रूलर जो है यहाँ पर शासन कर रहे हैं, सारे हिंदुओं के साथ उन लोग का क्या है, बढ़िया संबंध है। लेकिन 1909 ने क्या किया कि हिंदुओं को मुसलमानों से बिल्कुल सेपरेट कर दिया। दोनों के ऐसा दिखा दिया कि दोनों के जो अर्थ है ना, यानी कि जो आगे का लाभ क्षेत्र है, वो बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। इस पर गांधी जी दुखी होकर के कहते हैं कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया, ठीक है। सेम चीज़ लिखा होगा कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स डिस्ट्रॉयड अस कंप्लीटली, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। अब कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्या होता है, मैंने एक ब्रीफ कर दिया है, बस उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको और दे देता हूँ कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस था इंडियन मुस्लिम लीग ने लखनऊ में ही
एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किया। यानी कि मुस्लिम लीग जो थी वो अलग अपना अधिवेशन लखनऊ में ही आयोजित कर रही है और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अपना अधिवेशन लखनऊ में ही आयोजित कर रहे हैं। दोनों दल पृथक पृथक रूप से संवैधानिक सुधार की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित कर रहे हैं। यानी कि जो मुस्लिम लीग है वो भी संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना पर प्रस्ताव पारित कर रही है और जो कांग्रेस है उसने भी संवैधानिक सुधारों की संयुक्त योजना के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। संयुक्त कार्यक्रम के आधार पर राजनीतिक क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के संबंध में एक समझौता किया। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध होता है कि कांग्रेस और लीग मिलकर के एक समझौता कर लिए। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हो गया ताकि संवैधानिक सुधारों की एक योजना अपनाई जा सके। इसके फलस्वरूप 19 स्मरण पत्र, ये चीज़ याद रखिएगा, मैंने नोट्स में शामिल नहीं किया है, इसके फलस्वरूप जारी 19 स्मरण पत्रों में दोनों दलों के समकालीन राजनीतिक विचारों को साकार रूप दिया गया। उस समय के जो भी राजनीतिक विचार थे, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो, उनके राजनीतिक विचारों को 19 स्मरण पत्र में जो है शामिल किया गया और इनके विचारों को साकार रूप दिया गया। वर्ष 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे, ने की थी, दो दृष्टियों से स्मरणीय था। क्यों? पहला यह है कि 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ था। आपको पता है कि एक उदार पंथी नेता थे और एक अतिवादी या उग्रवादी नेता थे, ठीक है। तो इन दोनों का सूरत स्प्लिट हो गया था। किस चीज़ को लेकर के हुआ था कि कौन मेरे साइड से हेड करेगा, यानी कि कौन अध्यक्ष बनेगा आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इस विरोधाभास को लेकर के दो फाड़ में बट गई थी कांग्रेस, ठीक। इन दोनों का जो है अभी 1916 में कांग्रेस में पुनः प्रवेश होता है। यानी कि प्रथम उग्रवादी हैं जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व 1907 में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, उनका कांग्रेस में पुनः प्रवेश होता है। और दूसरा ये है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य यहाँ पर 1916 में समझौता हुआ। तो दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं आपके। जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा है इसमें अध्यक्षता कर रहे हैं अंबिका चरण मजूमदार दी, उसमें फिर बात कर रहा है कि अतिवादी और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट एवं तिलक ने महती भूमिका निभाई। कि जो भी आपके गर्मपंथी और नरमपंथी जो दोनों लोग मिल रहे हैं उसमें एनी बेसेंट और तिलक दोनों लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि कांग्रेस और लीग के समझौते में तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना की महत्वपूर्ण भूमिका, या ये लोग महत्वपूर्ण शिल्पी थे, ऐसा कहा जाता है। 1916 से 1922 तक का काल अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल था। यानी कि ये लोग एक ही पॉइंट पे क्या कर रहे थे, एग्री कर रहे थे, यानी कि एक मत थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसे ही आपका वो होता है असहयोग आंदोलन, समाप्ति होती है, समझौता भंग हो जाता है। लखनऊ समझौता केवल एक अस्थायी समझौता था। मुस्लिम लीग इस समझौते के बावजूद पृथक अस्तित्व बनाए रखती थी तथा वो मुसलमानों के लिए पृथक राजनीति अधिकारों की वकालत करती रही थी। 1922 तक दोनों इस समझौते के अनुरूप मिलकर के कार्य कर रहे थे, लेकिन असहयोग आंदोलन में मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अब होम रूल लीग आंदोलन में एक बारी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें और शामिल है। 1916 में तिलक एवं सितंबर में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अप्रैल में तिलक और सितंबर में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया निकालती हैं बेसेंट, और वहीं तिलक जो है निकालते हैं मराठा और केसरी, और इसके माध्यम से लीग का अपनी अपनी लीग का प्रचार करते हैं। होता क्या है कि तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग है, उसके अध्यक्ष बनते हैं जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर। वहीं एनी बेसेंट की सचिव जो बनते हैं वो जॉर्ज अरुंडेल बनते हैं। दोनों अपने अपने कार्यक्षेत्र का बंटवारा कर लेते हैं, जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार मिल जाता है तिलक को, और इसको छोड़ करके जो शेष भारत है वो एनी बेसेंट के जिम्मे आ जाता है। दोनों ने अपनी लीग का कभी विलय नहीं किया। देखिए ये इंपॉर्टेंट अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, ऐसे आपको दे देगा कि कि होम रूल लीग 1917 में आपस में विलय हो गई थी, ठीक। तो आपको ये बताना है कि नहीं, दोनों लीग आपस में विलय नहीं होती है, दोनों लीग ने आपस में विलय नहीं किया, क्योंकि एनी बेसेंट कहती थी कि उनके कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते। यानी कि तिलक के कुछ ऐसे समर्थक हैं जो एनी बेसेंट को पसंद नहीं करते, और मेरे कुछ समर्थक उन्हें नापसंद करते हैं थे, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह कोई झगड़ा नहीं था, ठीक है। चलिए फिर कहता है कि होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ करीब एक जैसा ही था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसी गोरों द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में थी, यथा कनाडा था ऑस्ट्रेलिया में।
ठीक है। होम रूल आंदोलन की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ में एनी बेसेंट ने की थी। ये भी पॉइंट याद रखेंगे कि होम रूल जो था उसके आंदोलन की व्याख्या कब हुई, तो 2 जनवरी 1914 में कॉमनवेल्थ जो समाचार पत्र निकालती थी उसमें एनी बेसेंट ने की थी, जिसमें कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा तथा सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आधारभूत कार्यक्रम बनाया गया था। भारत में यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। वर्ष 1916 में लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के अपने लिए ताकत दिखाने का अच्छा मौका था। उनके समर्थकों ने लखनऊ पहुंचने के लिए एक ट्रेन आरक्षित की। कुछ लोगों ने उसको कांग्रेस स्पेशल कहा और कुछ लोगों ने होम रूल स्पेशल कहा। बेसेंट की लीग के संगठन मंत्री जॉर्ज अरुंडेल ने लीग के हर एक सदस्य से कहा कि वह लखनऊ अधिवेशन में शामिल हों और हर संभव कोशिश करें कि वो शामिल हो सके। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में मैंने बताया है कि 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लॉडेवस्की और कर्नल अल्काट ने इसकी स्थापना की थी और एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी थी। अब अगला जो चैप्टर हम लोग को पढ़ना है वो है गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो इसीलिए इसको यहाँ पर रोक रहा हूँ क्योंकि गांधी का जो भी चैप्टर होगा गांधी जी का वो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन लेक्चर यहीं ख़त्म नहीं करूँगा, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ गांधी जी के जो भी आंदोलन आने वाले हैं उसके बारे में, ठीक है, क्योंकि ये जब आएगा तो काफ़ी बड़ा होगा। तो आज पहले से ही ब्रीफ रहेगा थोड़ा सा, मतलब इसके बारे में कुछ कुछ बातें बता दूंगा तो आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में आसानी होगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। एक छोटा सा जीवन परिचय गांधी जी के बारे में दे रहा हूँ और गांधी जी के कार्यों के बारे में दे रहा हूँ, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म लगभग सबको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हो रहा है, ठीक है। और इनकी जो माता है उनका नाम है पुतलीबाई और इनके पिता का नाम है करमचंद गांधी, ठीक है, जिनको काबा के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जी जब 24 साल के थे, नहीं पहले ये बताना है कि गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा वहीं राजकोट में होती है, ठीक है। और जब ये 13 साल के होते हैं तो इनकी शादी हो जाती है। किससे हो जाती है? कस्तूरबा गांधी से होती है, ठीक है। और उसके बाद 24 साल की अवस्था में अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला एक कंपनी है, उसके लिए केस लड़ने चले जाते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका में भी, साउथ अफ्रीका में ये जाते हैं, जहाँ पर अब उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ता है। तो कई सारे लोगों के विचारों से प्रभावित हैं, जिसमें टॉल्स्टॉय और रस्किन और थोरो के विचारों से प्रभावित हैं। अनटू द लास्ट करके एक जो बुक है वो रस्किन ने लिखी है और उसको भी गांधी जी पढ़ते हैं और उसका भी छाप गांधी जी पर पड़ता है, ठीक है। गांधी जी, आपको पता ही है कि जब एक बार ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साथ रंगभेद का जो है उनको सामना करना पड़ा कि फर्स्ट क्लास की टिकट लेने के बावजूद उनको उठा करके फेंक दिया गया, ट्रेन से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद गांधी जी सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। तो जब वो वहाँ रहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, तो उसको एक तरह से निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम देते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। और जब भारत में आते हैं तो उसका नाम बदल करके फिर सत्याग्रह कर दिया जाता है। ये गांधी जी ने 2 हथियार बनाए थे, सत्य का और अहिंसा का, मतलब कि दूसरे को एक तो अहिंसा नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, ठीक है, और हमेशा सत्य बोलेंगे। फिर उन्होंने 2 फर्म बनाई जिसकी हमेशा क्वेश्चन जिसके ऊपर पूछा जाता है, एक है आपका फिनिक्स और दूसरा है आपका टॉल्स्टॉय फर्म, ठीक है। कहीं कहीं आपको वो आश्रम के नाम से भी मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से ब्रीफ करूंगा नोट्स के माध्यम से, लेकिन अभी बस एक स्टोरी सुना रहा हूँ। फिर इंडियन ओपिनियन जो इनका पत्रिका है वो वहीं रहकर निकालते हैं जब वो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं, और कई भाषा, गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में इसको प्रकाशित किया जाता है। इसके अलावा गांधी जी जो है का जो फिनिक्स आश्रम है, जब वो बंद हो जाता है तो अभी सन 2000 में 27 फरवरी को फिनिक्स आश्रम फिर से स्टार्ट किया गया है। जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि मैं एक समाजवादी हूँ, ठीक है। ऐसा किससे कहते हैं? तो लुई फिशर से कहते हैं कि मैं एक समाजवादी हूँ और मैं स्टेटलेस जो है एक तरह का साम्राज्य चाहता हूँ। 24 साल की अवस्था में गांधी जी जब जाते हैं तो 21 वर्ष बाद वापस आते हैं सन 1915 में। तो उन्हीं के नाम पर प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। 9 जनवरी सन 1915 को आते हैं और उसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दूं कि उसके पहले सन 1909 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जिसमें दिनसा वाचा जी अध्यक्षता कर रहे होते हैं, उसमें भी गांधी जी पार्टिसिपेट करते हैं। तो गांधी जी जब 1915 में आते हैं तो उनकी जो मुलाकात होती है वो गोपाल कृष्ण गोखले से होती है, जो कि काफ़ी प्रभावित थे उनसे कि उन्होंने जिस तरह से कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी साउथ अफ्रीका में रहकर वहाँ पर रंगभेद की समाप्ति के लिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी उनसे मिलते हैं और उनसे पहले कहते हैं कि गांधी तुम पूरे भारत में घूमो और पहले भारत को समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो गांधी जी फिर उन्हीं मतलब एक तरह से उनको पॉलिटिकल गुरु या राजनीतिक गुरु मानते हैं और भारत का भ्रमण करते हैं। तो शुरुआती 3 सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा चलाए जाते हैं, जिसमें चंपारण है, उसके बाद है आपका अहमदाबाद और तीसरा है खेड़ा।
इन तीनों में उनको सफलता मिलती है। सबसे पहला जो सत्याग्रह है उनका चंपारण सत्याग्रह है बिहार में, और काफ़ी सफल होता है। फिर आपको पता है कि असहयोग आंदोलन में भी गांधी जी जो है 1920 के दौरान बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। 1922 में जब असहयोग वापस लिया जा रहा है तो वो भी गांधी जी के द्वारा ही किया जा रहा है। फिर दांडी मार्च स्टार्ट हो रहा है 1930 में, 12 मार्च के आसपास में, तो उसमें भी गांधी जी ही लीड कर रहे हैं। फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भी गांधी जी हैं। 1944 में गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करते हैं सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा गांधी जी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर, कम्युनल अवार्ड के दौरान गांधी जी हैं, जब आपका अंबेडकर और गांधी जी का समझौता हो रहा है जिसको पूना पैक्ट कहा जा रहा है, ठीक है, उसमें भी गांधी जी हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा है वो भी गांधी इरविन समझौता है सन 1931 ईस्वी में। तो इस तरह से अब गांधी जी का जो सिग्निफिकेंस है, जैसे 1915 के बाद जो भी गतिविधियां हो रही हैं, चाहे वो क्रांतिकारी हों या फिर क्रांतिकारी ना हो, ठीक है, वो गांधी जी के ही इर्द गिर्द आपको दिखाई देंगी, जिसमें कहीं ना कहीं गांधी जी की इन्वॉल्वमेंट कांग्रेस को प्रभावित करने में या जो भी राजनीति है उसको प्रभावित करने में रहती है। गांधी जी एक आश्रम स्थापित करते हैं 1917 में, वो साबरमती के तट पर आ जाता है और उसका नाम है साबरमती आश्रम, आज भी वो विद्यमान है, ठीक है। और गांधी जी साफ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते थे, मतलब साफ सफाई पर ध्यान देते थे। चरखा को अपना अस्त्र बना रखा था, कहते थे कि अपने मतलब सेल्फ विमेन कपड़े पहनो, एक धोती पहनते थे, एक वस्त्र पहनना स्टार्ट किया था असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है। तो इस तरह से अनेक चीज़ें हैं जो गांधी जी के विषय में हम लोगों को जाननी है इस चैप्टर के माध्यम से। आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है जिसमें महात्मा गांधी के विषय में बहुत सारी चीज़ें बताई जानी हैं, उनसे प्रश्न निश्चित रूप से आते हैं, क्योंकि पूरी राजनीति इर्द गिर्द उन्हीं के घूमती है। कोई कुछ भी कमेंट करे, वो हमारे राष्ट्रपिता हैं और जो भी उन्होंने किया, ठीक है, वो उनके ऊपर टीका टिप्पणी करना बहुत आसान है, लेकिन वास्तविकता में वैसा लाइफ जीना बहुत मुश्किल है। जैसे सच में जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, ठीक है। आप इसको सोच के देखो कि वो कितना धैर्यशाली व्यक्ति है जो इस तरह की बातें कर रहा है। आपको अगर कोई एक थप्पड़ मारे तो वो अगर आपसे तगड़ा होगा तो आप चुपचाप निकल जाओगे, अगर कमज़ोर होगा तो उसको पीटने लगोगे, ठीक है। तो लोगों का, जैसे कई बार मेरे वीडियोस पे कमेंट आया, तो मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि आपके जो भी विकृत मस्तिष्क हैं उसको मैं प्रणाम कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो उस व्यक्ति ने कर दिया, जो गांधी जी ने कर दिया, वास्तविकता ये है कि जाने अनजाने पीठ पीछे हम लोग भी कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन उनकी बराबरी करना या उनकी महानता को कम नहीं कह सकता। उसके बाद इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नाम से, जो उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि उसका इंग्लिश वर्जन किसने निकाला, तो महादेव देसाई एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इंग्लिश वर्जन निकाला, ठीक है। फिर उन्होंने सर्वोत्तम उपाय बताया। गांधी जी ने कहा कि परिवार नियोजन का सर्वोत्तम उपाय है आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं गांधी जी के बारे में, जैसे मैंने बताया कि जनवरी 1915 में भारत लौटते हैं। नथुराम विनायक गोडसे ने इनकी 1948 में गोली मारकर हत्या कर दी 30 जनवरी को। तो उस समय जो है ये भारत माता का सपूत हमेशा के लिए बलिदान हो गया। उसके साथ एक बात और बताना चाहता हूं कि एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता की है वो है बेलगाम अधिवेशन, सन 1924 में हुआ था, ठीक है। उसके अलावा 1939 की बात है जब उन्होंने अपने प्रत्याशी के रूप में पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया था और अपोज कर रहे थे, मतलब विपरीत साइड में कौन था उनके, तो सुभाष चंद्र बोस थे जो कि जीत गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो है त्रिपुरी संकट आता है। त्रिपुरी में जब जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस, तो फिर जब महात्मा गांधी को धक्का लगता है तो वो अपना पद खुद का छोड़ देते हैं। और उसी के बाद 1944 में मैंने आपको बताया कि सुभाष चंद्र बोस पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके जो है सम्मानित करते हैं। गांधी जी को बहुत सारी टाइटल मिली हुई थी, जैसे नाइटहुड मिला हुआ था, नाइटहुड नहीं सॉरी कैसरे हिंद मिला हुआ था गांधी जी को। उसके अलावा इनको जूलू पदक, बोअर पदक भी मिला था जूलू युद्ध के दौरान, बोअर युद्ध के दौरान, जब वो साउथ अफ्रीका में थे, ठीक है। तो एक बारी साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी लोकेशन, और अगर गांधी जी के बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हो तो द गांधी करके या गांधी करके एक मूवी है, एक सेकंड, गांधी करके एक मूवी है, समय निकाल के आप लोग उसको देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। गांधी जी के जितने भी आंदोलन हुए हैं उसमें आपको दिखाई देगा कि सरोजनी नायडू और इमाम हुसैन जो है खड़े हैं, दिखाई देगा कि जब धरसना सॉल्ट वर्क्स के बाहर वो लोग खड़े हैं तो लाठी उनके सर पे पड़ रही है और आदमी खड़ा ही रह जाता है और लाठी पड़ते पड़ते उनका सर पूरा जो है
फूट जाता है। और वेब मिलर इस सबको जो है वो करते रहते हैं, मतलब कैप्चर करते रहते हैं, वो एक जर्नलिस्ट है, ठीक है। तो लुई फिशर, वेब मिलर, इस तरह के कुछ जर्नलिस्ट भी गांधी जी के साथ हमेशा आपको घूमते हुए मिल जाएंगे। जब आप गांधी मूवी देखोगे, हालांकि स्लो मूविंग मूवी है, लेकिन देखोगे तो बहुत मजा आएगा। और कोशिश करिएगा कि टीवी पे नहीं, सेल फोन में देखिए, क्योंकि उसके लिए हाईली कंसंट्रेशन चाहिए। बाकी मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। आने वाले लेक्चर में जरूर से लेक्चर को करिएगा, स्किप मत करिएगा, और जितने प्रश्न मैंने पूछे हैं उसका आंसर जरूर करिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर आपको बताऊंगा भी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।